नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशंस की अप्रोचेस के बारे में। ये दूसरा वीडियो है उस पार्ट का जिसमें हमने शुरुआत की थी अप्रोचेस को समझने की। अप्रोचेस क्या होती है, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, और वहाँ पे कुछ अप्रोचेस हमने समझी भी थी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहला अप्रोच इस वीडियो का, जो थ्योरी है गांधीयन अप्रोच। अब देखिए, गांधी जी आप सभी जानते होंगे कि 1918 में जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है उसका एक स्ट्राइक हुआ था, जो नॉन वायलेंट स्ट्राइक था, जहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था वर्कर्स की और लेबर्स की डिमांड के को पूरा करने के लिए। तो ये जो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन है ये बनाया गया था गांधी जी ने अनुसुईया साराभाई और शंकरलाल बंकर के साथ मिलकर। अब देखिए, गांधी जी के बहुत सारे व्यूज़ थे लेबरर्स को लेके, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को लेके। उन सारे व्यूज़ को गांधी जी ने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया उस स्ट्राइक में और समझा, और एक एक्सपीरियंस मिला उनको वहाँ से, और उन्होंने उन एक्सपीरियंस से को समझ के उन्होंने इस थ्योरी को बनाया। अब देखिए, द एक्सपेरिमेंट गेव कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंसेस टू गांधी एंड ही फॉर्म कम्प्लीटली न्यू एंड ह्यूमन अप्रोच टू लेबर प्रॉब्लम्स। तो उस एक्सपीरियंस के बाद, उस स्ट्राइक के एक्सपीरियंस के बाद गांधी जी को कुछ नए अनुभव हुए, जहाँ पे उन्होंने एक ह्यूमन अप्रोच लेबर प्रॉब्लम्स को लेके बनाई। अब वही अप्रोच के बारे में हम देखेंगे। देखिए, ही हेल्ड डेफिनेट व्यूज रिगार्डिंग फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ वेजेस, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियंस, necessity and desirability of collective bargaining, use and abuse of strikes, labor indiscipline, work participation in management, conditions of work, living and duties of work। देखिए, इन सारी चीज़ों को लेके गांधी जी के कुछ व्यूज़ थे। जो व्यूज़ उनके थे वो उन्होंने उस स्ट्राइक में इम्प्लीमेंट किए, और कुछ चेंजेस अगर उनको लगा कि कुछ अनुभव के बाद कुछ चेंजेस करने, तो उन्होंने वो चेंजेस किए और फिर ये अप्रोच बनाई। देखिए, ही इम्प्लीमेंटेड दिस व्यूज़ इन द स्ट्राइक्स ऑफ अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अब गांधी जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गांधी जी had immense faith in the goodness of men, and he believed that many of the evils of the modern world have been brought about by wrong systems and not by wrong individuals। तो देखिए, गांधी जी का मानना था कि हर इंसान अच्छा होता है, इंसानियत सब में होती है और इंसान सारे अच्छे होते हैं, कोई बुरा नहीं होता। लेकिन वो मानते थे कि जो ये सिस्टम है, जो भी दिक्कतें होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, जो परेशानी आती है, वो सब इस सिस्टम की वजह से आती है। वो इंसान है, वो सिस्टम में जाके सिस्टम की वजह से वो कुछ गलत काम करता है। तो उनका मानना है कि सारे इंसान अच्छे ही होते हैं और कोई इंसान खराब नहीं होता, लेकिन ये सिस्टम है जो उनको अच्छा या बुरा बना देता है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि पॉलिटिशियंस बहुत गंदे होते हैं, लेकिन गांधी जी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी की, पॉलिटिशियंस भी इंसान सारे अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम हमारी कंट्री का, वहाँ जाके ये सारे इंसान, जो जो भी पॉलिटिशियंस है, वो उस सिस्टम की वजह से उनको उस तरह से कुछ एक्टिविटीज़, कुछ गतिविधियाँ करनी होती है। अब कुछ होते हैं जो सिस्टम को सुधारने की भी कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम में कभी ना कभी सुधार होगा, और ये सिस्टम धीरे धीरे बदला है आज़ादी के बाद से। तो गांधी जी का यही मानना है कि जो सिस्टम है उसकी वजह से इविल्स होते हैं सोसाइटी में। अब अकॉर्डिंग टू हिम, इंडस्ट्रियल पीस, देखिएगा, हम जानते हैं गांधी जी को नॉन वायलेंट और पीस की बात करते हैं हमेशा। तो इंडस्ट्रियल पीस वॉज एन एसेंशियल कंडीशन नॉट ओनली फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री itself, but also in a great measure for the improvement in the conditions of work and wages। तो उनके अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रियल पीस है उसकी ज़रूरत ना सिर्फ जो इंडस्ट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए है, बल्कि जो वर्कर्स है उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए भी है और उनके वेजेस को इम्प्रूव करने के लिए भी है। तो देखिए, जब स्ट्राइक्स होगी तो कंपनी को नुकसान होगा, वर्किंग कंडीशंस तो अच्छी होगी ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, नुकसान होने की वजह से क्या होगा, आपके वेजेस बढ़ने के चांसेस भी कम होंगे। वर्कर्स के जो वेजेस है उनके जो चांस है बढ़ने के, वो कम हो जाएंगे। तो इसलिए गांधी जी कहते हैं कि जो पीस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री के ग्रोथ के साथ साथ ही वर्कर्स की ग्रोथ के लिए भी। आगे, स्ट्राइक इज़ द लास्ट ऑप्शन। देखिए, उन्होंने बोला है कि अगर स्ट्राइक भी ज़रूरी है, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन है। कब? इट शुड ओनली बी यूज्ड आफ्टर ऑल पीसफुल वेज आर एग्जॉस्टेड। मतलब जब सारे जो शांति के रास्ते हैं वो ख़त्म हो जाए तो स्ट्राइक्स बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ऑल्सो द स्ट्राइक्स शुड बी नॉन वायलेंट। अब नॉन वायलेंट होना चाहिए अगर स्ट्राइक्स हो भी रहे हैं तो, और फिर जस्ट रीज़न के लिए होना चाहिए। जस्ट रीज़न का मतलब यहाँ पे है कि जो
सही हो सबके लिए, जो रीजंस हो उस स्ट्राइक के वो सभी के लिए सही हो, एम्प्लॉयर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए। तो अगर उनकी मांगे हैं, अगर वो जस्ट है, वो रीजंस अगर जस्ट है, तो स्ट्राइक्स ज़रूरी हो जाता है। अब जो एक और बात बोलते हैं वो कि जो नॉन स्ट्राइकर्स है वो, उनका मोलेस्टेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई नहीं करना चाह रहा है स्ट्राइक तो उनको ज़बरदस्ती नहीं लाया जाए और या उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाए। अब ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंट कम्युनिज्म। अब देखिए कम्युनिज्म में भी गांधी जी बिलीव करते थे, लेकिन वो नॉन वायलेंट होना चाहिए। अब कम्युनिज्म का मतलब क्या है ये हम आगे समझ लेंगे। गोइंग गोइंग सो फार एज टू से दैट इफ कम्युनिज्म कम्स विदाउट एनी वायलेंस इट वुड बी वेलकम। मीन्स अगर कम्युनिज्म आता है बिना किसी वायलेंस के तो उसका वेलकम किया जाना चाहिए। अब गांधी जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी दी है जो जिसका नाम है थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप। अब यहाँ से हम कम्युनिज्म को भी समझ लेंगे और इस थ्योरी को भी समझ लेंगे। अकॉर्डिंग टू हिम, एम्प्लॉयर्स शुड नॉट रिगार्ड देमसेल्व्स एज सोल ओनर्स ऑफ मिल्स एंड फैक्ट्रीज ऑफ विच दे मे बी द लीगल ओनर्स। मीन्स कि एम्प्लॉयर्स जो हैं वो अपने आप को उन मिल्स का या फैक्ट्रीज का ऑनर नहीं समझे, भले वो उस फैक्ट्री के लीगल ऑनर हो, बल्कि दे शुड रिगार्ड देमसेल्व्स एज ट्रस्टीज और को ओनर्स। मतलब कि वो अपने आप को ट्रस्टीज माने या को ओनर्स माने, मतलब कि दूसरे लोग जो वर्कर्स है वो भी वहाँ के ऑनर्स है, उनके साथ साथ वो जो वहाँ का ऑनर है लीगल ऑनर वो भी उनके साथ साथ एक को ओनर है। अब ही ऑल्सो अपील्ड टू द वर्कर्स टू बिहेव एज ट्रस्टीज। अब जो वर्कर्स है उनको भी गांधी जी कहते हैं कि वो भी ट्रस्टी की तरह बिहेव करे। नॉट टू रिगार्ड द मिल एंड मशीनरी एज बिलोंगिंग टू द एक्सप्लॉइटिंग एजेंट्स बट टू रिगार्ड देम एज देयर ओन, प्रोटेक्ट देम एंड पुट टू द बेस्ट यूज दे कैन। मीन्स जो मिल की मशीनरी है, जो रिसोर्सेस हैं, वो सारे रिसोर्सेस को वर्कर्स को अपना मानना है और ना कि उन एक्सप्लॉइटिंग जो एजेंट्स है, जो ऑनर्स है उनका। मतलब अपना समझ के, कंपनी को अपना समझ के, उस फैक्ट्री को अपना समझ के काम करना है, उन सारे रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन करना है और उनका बेस्ट यूज़ करना है। अगर कोई मशीन है तो बेस्ट आउटपुट देना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो ये सारी चीज़ें। अब आगे, द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप इज बेस्ड ऑन द व्यू दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन अकम्पलिशमेंट्स आर गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड एज सच दे बिलोंग नॉट टू एनी वन इंडिविजुअल बट टू सोसाइटी। देखिए द थ्योरी ऑफ ट्रस्टीशिप किस आइडिया पे बेस्ड है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है और ह्यूमन जो बिल्डिंग्स है, अकम्पलिशमेंट है, जो भी ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, वो सारा किसका गिफ्ट है? नेचर ने हमको दिया है। और नेचर ने अगर दिया है तो वो उस पर सभी का बराबरी का हक है पूरा, और वो किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, वो पूरी सोसाइटी को बिलोंग करता है। तो इस व्यू पे गांधी जी की जो थ्योरी है ट्रस्टीशिप की वो बेस्ड है, और इसी को हम कम्युनिज्म भी कहते हैं। अब अल्टीमेटली गांधी जी अप्रोच aimed at achieving economic equality and the material advancement of the have-nots in a capitalist society by non-violent means अल्टीमेटली जो एम है गांधी जी की अप्रोच का वो यही है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी आए। मतलब जो बहुत ऐसा ना हो कि कई लोगों के पास बहुत पैसा हो और कई लोग गरीब ही रह जाए। एक इकोनॉमिक इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी के पास बराबर होना चाहिए, सारे रिसोर्सेज बराबर होना चाहिए। एंड द मटेरियल एडवांसमेंट ऑफ द हैव नॉट्स, मतलब जिनके पास अगर नहीं है, हैव नॉट्स मतलब जिनके पास कुछ नहीं है, उनको भी मटेरियल्स मिले, उनका भी डेवलपमेंट हो, उनको भी सारे रिसोर्सेज मिले। यही उनका एम है उनकी थ्योरी का। सो सोसाइटी कैपिटलिस्ट है, यहाँ पे हैव नोट्स को भी रिसोर्सेज मिलना चाहिए लेकिन नॉन वायलेंट मीन्स से मिलना चाहिए। तो ये था गांधी जी का जो अप्रोच था इंडस्ट्रियल रिलेशंस को समझने के लिए, और ये बहुत ही कंप्रहेंसिव अप्रोच है और काफ़ी सारी इसमें बात कही है गांधी जी ने, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है ये। आगे देखते हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच। अब मार्क्सिस्ट अप्रोच इट इज़ इनडायरेक्टली गिवन बाय मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स। देखिए कार्ल मार्क्स ने नहीं दी है ये थ्योरी, लेकिन जो स्कॉलर्स थे, जो इन्होंने कार्ल मार्क्स के जो व्यूज़ थे उन पे काम किया, उन स्कॉलर्स ने इस थ्योरी को दिया। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर द पार्ट ऑफ क्लास स्ट्रगल विच एग्जिस्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स। अब देखिए जो स्कॉलर्स है, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स, वो मानते हैं कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस है वो पार्ट है किसका? एक क्लास स्ट्रगल जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, किस किस के बीच में? कैपिटलिस्ट, जिनके पास जो पूंजीवादी है, जिनके पास सारे रिसोर्सेस है, उनके बीच में एक स्ट्रगल होगा। किससे? वर्कर्स से, जो लेबरर्स है, जिनके पास कुछ नहीं है रिसोर्सेज।
तो ये उसका एक पार्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। अब डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी had built power relationship between the capitalists and laborers, where capitalists purchase labor at the lowest possible price to maximize their profit। मतलब कि रिलेशनशिप जो है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो रिलेशनशिप बनी है कैपिटलिस्ट के बीच में और लेबरर्स के बीच में, वो कैसी रिलेशनशिप है? पावर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। मतलब जो ज़्यादा जिसके पास रिसोर्सेज है, ज़्यादा जो पूंजीवादी है, वो क्या करेगा? वो ज़्यादा पावरफुल होगा, वो एक्सप्लॉइट करेगा किसको? जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो हैव नॉट्स है उनको। और जो अब जहाँ पे क्या होगा कि कैपिटलिस्ट जो होंगे, जो पूंजीवादी लोग होंगे, जो ऑनर्स होंगे फैक्ट्रीज के, वो क्या करेंगे कि लोवेस्ट पॉसिबल प्राइस में उनको लेबरर्स को, जो वर्कर्स हैं, उनको खरीदेंगे और उनसे प्रॉफिट बनाएंगे। अब देखिए, द लोअर द प्राइस पेड बाय द ऑनर फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन द ग्रेटर इज द प्रॉफिट मेड बाय ऑनर। मतलब कि अगर वो वर्कर्स को कम सैलरी दी जाएगी, बिल्कुल मिनिमम पैसा दिया जाएगा, तो वो उससे ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे। अगर कोई चीज़ बनाने में उनको कम पैसा लग रहा है, तो वो प्रॉफिट जो है ऑनर्स के लिए वो बढ़ जाएगा। सो द ऑनर विल ऑलवेज ट्राई टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट्स एंड द शेयर ऑफ लेबरर्स विल बी मिनिमम। मतलब ऑनर हमेशा चाहेगा कि वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, कम से कम सैलरी लेबरर्स को दे, और जो उनका शेयर है उस प्रॉफिट में वो बहुत मिनिमम रखेगा कि ज़्यादा उनको सैलरी नहीं देके। अब क्रिटिक्स क्या है इस थ्योरी के? दिस इज नॉट ए कंप्रहेंसिव थ्योरी एज इट जस्ट टेक इनटू अकाउंट द कैपिटल एंड लेबर। अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल और लेबर की बात की है, तो ये कंप्रहेंसिव थ्योरी नहीं है। सिर्फ दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, बाकी सारे जो फैक्टर्स है उनको यहाँ पे छोड़ दिया गया। इट इज़ ए जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी। अब देखिए, सोसाइटी की एक जनरल थ्योरी है और इसी का इम्प्लीमेंटेशन विच हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर एनालिसिस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब ये जो जनरल थ्योरी थी सोसाइटी की, उसके इम्प्लीकेशंस को हमने इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में भी लगा दिया, मतलब मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने। अब वेबर्स सोशल एक्शन अप्रोच। अब वेबर्स ने भी एक थ्योरी दिया जो सोशल एक्शन अप्रोच है। सोशल एक्शन मतलब क्या होता है? अगर कोई सोसाइटी, सोशल एक्शन समझ में आता है नाम से कि सोशल मतलब सोसाइटी का एक्शन, राइट? तो सोशल एक्शन मतलब कि जो सोसाइटी है उनकी अगर कोई डिमांड है, उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई दिक्कत है, तो वो उस कुछ एक्शन करेंगे, कुछ स्टेप्स लेंगे उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो धरना दे सकते हैं, वो घेराव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए अगर कोई सोसाइटी एक्शन कर रही है, तो उसी को हम सोशल एक्शन बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ट्रेड यूनियंस हैव बोथ इकोनॉमिक पर्पसेस एज वेल एज द गोल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिटिकल एंड पावर स्ट्रगल। तो जो ट्रेड यूनियंस का जो गोल है वो दोनों है। देखिए, इकोनॉमिक पर्पस तो है ही कि सभी को सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए। ट्रेड यूनियंस का एक तो एम यही है कि सभी को थोड़ा सैलरी ठीक मिले, वेजेस ठीक मिले, और दूसरा एम ये होगा कि पॉलिटिकल और पावर स्ट्रगल जो होता है कंपनी में, जो इंडस्ट्री में, उसमें भी ट्रेड यूनियंस का योगदान हो। मीन्स उनके पास भी कुछ पावर हो, पॉलिटिकल पावर हो। मेजर ओरिएंटेशन ऑफ वेबेरियन अप्रोच इज टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिको ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस ऑन ट्रेड यूनियन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। मीन्स यहाँ पे ये हुआ कि जो इम्पैक्ट है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का, इकोनॉमिकल चेंजेस का, जो सोसाइटी चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, या फिर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं, उनका क्या इफेक्ट है ट्रेड यूनियन में, उनकी वजह से क्या चेंजेस आ रहे हैं, ट्रेड यूनियन के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ट्रेड यूनियन की प्रोसेसेस में क्या चेंज आ रही है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट जो ओरिएंटेशन है, मेजर ओरिएंटेशन इस वेबर्स थ्योरी का, वो यही है। अब आगे देखते हैं कि दिस अप्रोच टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ कंट्रोल एंड पावर स्ट्रगल टू कंट्रोल वर्क ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो पावर ऑफ कंट्रोल है, मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियन के पास कुछ पावर होना चाहिए, उसको कंट्रोल करने का पॉलिटिकल पावर होना चाहिए, जो हमने बात की जिसके बारे में। एक पावर स्ट्रगल हो और उनके पास भी पावर हो, ट्रेड यूनियंस के पास भी पावर हो कुछ डिसीजंस लेने का। इट टॉक्स अबाउट गिविंग पावर एंड कंट्रोल टू ट्रेड यूनियंस एंड वर्कर्स फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, सिमिलर टू व्हाट अंबेडकर डिड फॉर माइनॉरिटीज, गिविंग देम रिजर्वेशन इन पॉलिटिकल पावर टू गेट पावर टू कंट्रोल। मीन्स जैसे कि अंबेडकर ने माइनॉरिटीज़ के अपलिफ्टमेंट के लिए क्या किया था, उनको पॉलिटिकल जो पावर है उसमें रिजर्वेशन दिलवाया था कि कुछ सीट्स रिजर्व्ड होगी माइनॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि जब तक वो पावर में नहीं आएंगे, पॉलिटिकल पावर में, जब तक उनकी स्थिति नहीं सुधरेगी। तो यही वेबर
अप्रोच भी यही कहती है कि जब तक ट्रेड यूनियन जो वर्कर्स है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अगर पावर में नहीं होंगे, पॉलिटिकल पावर में, तो उनका जो कंडीशन है, जो उनके डिमांड्स है, वो पूरी नहीं हो पाएगी। अब एक थ्योरी है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। अब अकॉर्डिंग टू केथ डेविस, human relations are the integration of people into work situation that motivates them to work together productively, कोऑपरेटिवली एंड विथ सेटिस्फैक्शन। अब सेटिस्फैक्शन कैसा होगा? इकोनॉमिक सेटिस्फैक्शन होगा, वेजेस अच्छे होंगे, सोशल सेटिस्फैक्शन, सोसाइटी में इंटीग्रेशन हो उनका, साइकोलॉजिकल मतलब लाइक उनको खुशी मिले काम करके, मन से खुश हो, दिमाग से खुश हो, दिमाग शांत हो। तो ये जो ह्यूमन रिलेशन है उसका ये एक एम है कि ये सारी चीज़ें हो, कोऑपरेशन हो वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयर्स के बीच में, प्रोडक्टिविटी बढ़े या फिर वर्कर्स को सेटिस्फेक्शन भी मिले। अब आगे गोल ऑफ ह्यूमन रिलेशन यही है कि उसका प्रोडक्शन बढ़े, टू गेट पीपल टू प्रोड्यूस, टू बिल्ड कोऑपरेशन हो, म्यूचुअल इंटरेस्ट हो सभी में कि हाँ हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है प्रोडक्ट की, एक म्यूचुअल इंटरेस्ट हो सभी वर्कर्स में और एम्प्लॉयर्स में। तीसरा टू गेन सेटिस्फेक्शन फ्रॉम देयर रिलेशनशिप्स। अब जो रिलेशनशिप है वर्कर्स की या वर्कर एम्प्लॉयर्स की, उनमें एक सेटिस्फेक्शन हो। फिर दिस अप्रोच हाईलाइट सर्टेन पॉलिसीज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव एम्प्लॉय मोरल, एफिशिएंसी एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। ये ह्यूमन रिलेशन के ऑब्जेक्टिव हमने देखे, अब उनको पूरा करने के लिए ये थ्योरी हाईलाइट करती है कि कुछ पॉलिसीज बनाई जाए, कुछ टेक्निक्स बनाई जाए, जिससे कि एम्प्लॉई जो है, वर्कर्स है, उनका मोरल बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े और उनको जो जॉब सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो बढ़े। अब ह्यूमन रिलेशंस स्कूल फाउंडेड बाय एल्टन मायो has thrown light on certain aspects such as communication, management development, acceptance of workplace as a social system and participation in management। अब देखिए ह्यूमन रिलेशन स्कूल जो एल्टन मायो ने बनाया वो किस पे फोकस कर रहा है कि कम्युनिकेशन हो अच्छा वर्कर्स के बीच में और एम्प्लॉयर्स के बीच में, मैनेजमेंट का डेवलपमेंट हो, मींस मैनेजमेंट में सभी का योगदान हो, एम्प्लॉयर्स का, एम्प्लॉई का, ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स का, एक्सेप्टेंस ऑफ वर्क प्लेस एज ए सोशल सिस्टम, मतलब जो वर्क प्लेस है उसको एक सोशल सिस्टम माना जाए जहाँ पे मीन्स एक सोसाइटी की तरह उसको ट्रीट किया जाए, और एनवायरनमेंट का जो वर्कर्स के ऊपर इफेक्ट है उसको भी कंसीडर किया जाए, उसको एनवायरनमेंट को भी सुधारा जाए, सोसाइटी को भी सुधारा जाए। एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। अब किसका पार्टिसिपेशन? जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वर्कर्स के या ट्रेड यूनियंस के, उनका पार्टिसिपेशन। तो ये थी हमारी ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, और मुझे लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये मेरा एफर्ट्स अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।